हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पॉलिटी की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम भले ही आपका एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एसएससी के द्वारा जो दिल्ली कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम होना है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अगर आपके जीके जीएस के सिलेबस में पॉलिटी या राज्य व्यवस्था है तो उसके लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में मैंने स्टार्टिंग की जो 2 वीडियोस थी उनमें कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि किस तरीके का पैटर्न है क्वेश्चंस आने का एग्ज़ाम में। उसके बाद हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है पॉलिटी को। सो हम क्या करेंगे अब कि हर एक टॉपिक लेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं पहले वो कंप्लीट करेंगे, जिससे कि ये होगा कि हमसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। पहले हम कोई भी टॉपिक लेकर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। सो मैं आपसे एक गारंटी लेती हूँ कि अगर हम कोई टॉपिक करते हैं उससे रिलेटेड एक भी फैक्ट यहाँ पे नहीं छूटेगा। ठीक है। या हम ऐसे कर सकते थे कि हम सिर्फ क्वेश्चंस को करते, 20 या 25-30 क्वेश्चंस डेली करते, बट उससे क्या होता है कि कोई ना कोई टॉपिक का कोई जो टॉपिक है तो उससे कोई ना कोई फैक्ट्स छूट सकता है। बट अगर हम पहले फैक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमें ये तो रहेगा कि यहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटना है। सिर्फ आपको क्या करना है, पूरे टॉपिक को कंप्लीट करना है, उसको बार बार रिवाइज़ करना है, जैसे ही कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से आए तो वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये और कहना चाहूँगी, आप चाहो तो खुद भी उठा के बुक्स पढ़ सकते हो, बट आपको यहाँ पढ़ने से एक बेनिफिट हो सकता है कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से फैक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। सो उससे हमें थोड़ा सा ये बेनिफिट रहता है कि हम 100 फैक्ट्स पढ़ते हैं बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 या 40 फैक्ट्स होते हैं हम उन्हें बार बार ध्यान रखते हैं। ठीक है। 100 फैक्ट्स में से कभी भी ये नहीं होता कि आपको 100 फैक्ट्स याद रहें, लेकिन जिनका आपको पता है कि ये इम्पोर्टेंट हैं और आप एक बार उन्हें ये देख लें कि ये इम्पोर्टेंट है तो फिर आप उन पर बार बार ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और एटलीस्ट वो आपके गलत नहीं होते हैं। ठीक है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इससे पहली वीडियो को वैसे आप देख सकते हैं क्योंकि इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया था इससे पिछली वीडियो से, यानी वीडियो नंबर 3 से, जिसमें कि मैंने संविधान सभा के बारे में आपको बताया था। ठीक है। तो संविधान सभा की संविधान सभा टॉपिक का ये दूसरा वीडियो है, यानी वीडियो नंबर 4। सो आप चाहें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को भी देखिए। उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है मैं आपको साथ में समझा दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। सो उसमें हमने क्या देखा था, संविधान सभा देखिए होती क्या है। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उससे पहले कैबिनेट मिशन 1945 में जब आया था तो उसने प्रस्ताव रखा था कि देश आज़ाद होने के बाद देश का एक संविधान होना चाहिए। सो उस संविधान को बनाने के लिए एक पूरी संविधान सभा बनाई गई थी 1946 में। ठीक है। सो उस 1946 में जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके सदस्यों का चुनाव किया गया था। कुछ सदस्य जो हैं वो प्रांत से लिए गए थे, जितने भी प्रांत थे उस टाइम पे ब्रिटिश के अंडर में। उसके अलावा चीफ कमिश्नरी से भी हमने कुछ वहाँ पे सदस्य चुनकर आए गए थे। एंड इसके अलावा देसी रियासत होती थी। देसी रियासत मीन्स जहाँ पर कोई ना कोई राजा होता था। ठीक है। कुछ क्षेत्र होते थे उन पे कोई राजा राज करता था। तो इस तरीके से सारी जगहों से क्या होता था, जो प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आए थे और उन सबको मिलाकर एक संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा का कार्य क्या था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा उसके लिए एक संविधान तैयार करना। ठीक है। सो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। इससे वाली वीडियो में मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ कि जब हमारा देश विभाजन हुआ था, उसके देश विभाजन 1947 में हुआ था, संविधान सभा बन गई थी 1946 में। ठीक है। सो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि 1946 में बन चुकी है, देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो अब इसका दोबारा से पुनर्गठन किया गया। अब क्या हुआ, 31 अक्टूबर 1947 को देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। सो पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को, और 31 दिसंबर 1947 को संविधान के सदस्यों की कुल संख्या थी 299। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये नंबर याद रखना है, क्योंकि शुरुआत में जब सबसे पहले हमारी संविधान सभा 1946 में बनी थी, उस टाइम पे जो सदस्य थे टोटल उनकी संख्या थी 389। ठीक है, 389। एंड देश आज़ाद होने तक अब कितनी रह गई थी,
299 बची थी। तो ये 299 आपको एक जो संख्या है वो याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। देश विभाजन के बाद, विभाजन मीन्स पाकिस्तान और भारत में देश को डिवाइड कर दिया गया था, उसके बाद अब संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी रह गई थी, तो उनकी संख्या रह गई थी 299। बस, इससे ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिसमें प्रांतीय सदस्यों की जो संख्या थी 229 थी, और देसी रियासत की जो संख्या थी, सदस्यों की संख्या थी, वो 70 थी। आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, वरना एग्ज़ाम में आपसे 299 पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रारूप समिति के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। तो मैंने बताया था आपको कि जब संविधान सभा थी तो उसमें जो टोटल सदस्य थे उन्हें एक कुछ समितियों में बांट दिया गया था। मीन्स हर एक समिति का एक अपना कार्य था। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रारूप का मतलब है संविधान का जो रूप बनाएगी, कि संविधान किस तरीके का होना चाहिए। सो ये कार्य था प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया भी है आपको पिछली वीडियो में। सो प्रारूप समिति ने क्या करा था, प्रारूप समिति ने संविधान का क्या प्रारूप होना चाहिए इस पे विचार विमर्श किया। मतलब इन्होंने उसका पूरा प्रारूप बनाया, और उसके बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट दी। पूरी संविधान सभा बैठी, प्रारूप समिति ने जो भी विचार विमर्श करके एक प्रारूप बनाया वो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को दिया कि हम ये चाहते हैं कि इस टाइप का संविधान का प्रारूप होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उन्होंने प्रारूप उन्हें देख दिया, संविधान सभा ने इसके बारे में अब उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, पूरा संविधान बनाया गया। संविधान बनाने के बाद उसका वाचन स्टार्ट हुआ। संविधान बनाने के बाद वाचन का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से जो प्रारूप बनाया गया था उसी पर संविधान सभा ने, सब लोगों ने मिलकर पूरी तरीके से एक संविधान तैयार कर लिया। ठीक है, फिर दोबारा क्या हुआ, संविधान सभा सारी बैठी और उन्होंने ये वाचन किया, 3 वाचन में कंप्लीट किया। वाचन का मतलब क्या है, डिस्कशन किया कि ये चीज़ें संविधान में रखी गई हैं, ये कितने लोगों को एक्सेप्टेड हैं, कितने लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है, इनमें हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, उसमें ये वाचन में हुआ था। तो 3 वाचन हुए। 3 वाचन हुए कब से कब थे, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सो संविधान सभा में संविधान का जो प्रथम वाचन है, मीन संविधान बनने के बाद 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन चला, पहला डिस्कशन चला। संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर यानी 9 नवंबर के बाद 6 दिन बाद 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ और करीब 1 साल तक 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी वो बीच बीच में कुछ डेज में होता होगा वाचन, इस तरीके से चला। ठीक है, तो दूसरा वाचन। उसके बाद संविधान सभा का जो तीसरा वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो 3 वाचन में पूरा जितना भी संविधान बना था उस पर डिस्कशन हुआ, उसमें जो भी करेक्शन होने थे वो करेक्शन हुए। एंड 26 नवंबर को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, क्योंकि 3 वाचन के बाद पूरा कंप्लीट जो संविधान बनना था उस पर डिस्कशन कंप्लीट हो गया, सब लोग उस पर एग्री हो गए। और 26 नवंबर की डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था ये, 1946 से स्टार्ट हुआ था, अब क्या है 1949। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 तक संविधान का कंप्लीट काम हो गया था बनने का, और इस डेट को जाकर संविधान सभा ने क्या करा था, संविधान को पारित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान पारित कब किया गया था, 26 नवंबर 1949, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट याद रखनी है आपको। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे, तो उस समय 284 सदस्य जो हैं उपस्थित थे। टोटल कितने सदस्य, 299 थे, लेकिन जिस दिन पारित किया गया उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे, 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से जो ये मैं आपको सारी समितियाँ बता रही हूँ, 1 2 3 4 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आते ही आता है। सो सबसे पहले आपको याद रखना है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। सो संचालन समिति जो संविधान सभा के अंदर मैंने बताया था समितियाँ थी,
तो ये प्रमुख समितियां कुछ ये थी, वैसे काफ़ी सारी समितियां थी। तो संचालन जो समिति जिसने पूरे संविधान सभा का संचालन किया था, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे और संविधान सभा के अध्यक्ष, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। उन्होंने ही इसका पूरी तरीके से संचालन किया था। या क्वेश्चन इस तरीके से आया कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही जब 26 जनवरी 1950 से यही हमारे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने ही कार्य किया था। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति यही रहे थे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, संघ संविधान समिति। तो आप दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो सेकंड वाली संघ संविधान समिति एंड एक लास्ट वाली फिफ्थ संघ शक्ति समिति। इन दोनों के ही अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जहाँ पे भी संघ शब्द आएगा तो आप याद रखिएगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी दोनों संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के ही अध्यक्ष थे। फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा दो क्वेश्चन और क्या पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, जो थर्ड वन है, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, जो भी जितने भी प्रांत थे ना, प्रांतों में पहले जो देश था उसमें कुछ प्रांत थे जिस पे ब्रिटिश राज कर रहा था, कुछ चीफ कमिश्नरी वाले जंगाती जहाँ से प्रतिनिधि आए थे, इनके अलावा कुछ जो थी देसी रियासत थी। ठीक है, तो प्रांतों की जो संविधान समिति थी, क्योंकि क्या कर रहा था, पूरे देश का एक संविधान था और प्रांत के भी संविधान थे। ठीक है, सो पूरे संविधान के अंदर प्रांत मीन्स हर एक, ये जो अब हम जैसे राज्य समझ सकते हैं उस टाइम पे प्रांत होते थे, तो हर एक प्रांतों के भी जो संविधान थे उनकी जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है प्रारूप समिति। अगर चारों में से पांचों में से कोई पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं तो वो फोर्थ समिति है, प्रारूप समिति। तो उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जिन्होंने क्या करा था, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, जिन्होंने कि संविधान का प्रारूप बनाया था, रूप बनाया था, वो समिति जो है उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए इन पांचों फैक्ट्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और चारों ही वैसे पांचों इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी पूछी जाता है, फोर्थ तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, थर्ड याद रखिएगा। संघ से आपको दोनों ये याद हो जाएंगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन आपको याद ही रखना है बिकॉज राजेंद्र प्रसाद जो हैं उन्होंने ही पूरी संविधान सभा चलाई थी, वो ही बाद में राष्ट्रपति बने थे और वो ही संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे, तो इसे इसलिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या हम पढ़ सकते हैं संविधान के बारे में। जब संविधान बना था, संविधान सभा के बारे में आगे बताया गया है कि संविधान, एक सेकेंड, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसमें टोटल कितना टाइम लगा था। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, एसएससी में एक बार ये क्वेश्चन 17 दिन भी लिखा हुआ था। सो वैसे जो मोस्टली बुक्स में ये आंसर लिखा हुआ है 2 वर्ष मीन्स लगभग 3 वर्ष, क्योंकि 11 महीने हो गए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन पूरे संविधान को बनाने में लगे थे। ठीक है, इसके अलावा संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसने पूरा प्रारूप तैयार कर दिया था, बट उस पर फिर पूरा डिस्कशन हुआ था कि भाई प्रारूप जो बनाया गया उसमें ये चेंजेस होने चाहिए। उस पर सब लोग एग्री थे, कुछ लोग एग्री नहीं थे, फिर उन सब के अकॉर्डिंग बनाया गया। तो उस पर टोटल 114 दिन तक बहस हुई थी। एंड संविधान का जो निर्माण कार्य था उसमें कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये का खर्चा आया था। तो इसे आप लगभग 63 लाख के बराबर मान सकते हैं, तो 63 लाख या 64 लाख के करीब मान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा 26, ये जो जब इसका लास्ट वाचन हुआ था, मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तब इसमें कुल भाग 22 थे। ठीक है, कुल अनुच्छेद यानी आर्टिकल 395 थे एंड कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब क्या है, प्रेजेंट में वर्तमान समय में संविधान के अंदर 22 भाग हैं जो कि पहले थे, 395 अनुच्छेद हैं, बट अनुसूचियां 8 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं, 12 कर दी गई हैं।
ठीक है। सो याद रखना है आपको, चेंजेस तो भाग में भी हुए हैं, लेकिन वो 22 की जगह जो भाग हैं वो 22 मतलब बीच में वो का खा गा करके बढ़ा दिए हैं। वो 22 से वैसे नंबर नहीं बढ़ा है, 23 24 25 ऐसे नहीं बढ़ा है। उसी के अंदर जो बढ़ाए गए थे वो 1 2 3 या का खा गा करके बढ़ा दिए हैं। बट अनुसूचियाँ जो हैं वो 8 से कितनी कर दी गई हैं, 12 कर दी गई हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि जिस टाइम पे संविधान बनकर तैयार हुआ था कितने भाग थे, 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे, 395 थे। अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था, तो ये डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान जो है पारित किया गया था। बनना स्टार्ट कब हुआ था, 1946 से बनना स्टार्ट हुआ था। बना कब तक है, 1949 तक, ठीक है। तो लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय इसे बनने में लगा था, ठीक है। इसके आगे बताती हूँ मैं आपको। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था संविधान, उस दिन संविधान के कुल जितने 395 अनुच्छेद थे उनमें से सिर्फ 15 जो आर्टिकल्स थे यानी अनुच्छेद थे, सिर्फ उन्हें पारित उस टाइम पे लागू किया गया था, ठीक है। तो संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे, आर्टिकल 5 6 7 8 9 60 324 366 367 372 380 388 391 392 एंड 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया था, मीन्स लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये सारे आर्टिकल्स याद रखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप ये याद रख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान पारित किया था तो उस दिन सिर्फ 15 अनुच्छेद थे जो कि लागू किए गए थे, ठीक है। जो बाकी के थे 395 में से जो बाकी के आर्टिकल्स थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे, जिस दिन ये माना जाता है कि पूरी तरीके से संविधान लागू किया गया था, ठीक है। संविधान सभा के द्वारा तो 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से जब लागू किया गया था, जब सारे के सारे 395 जो आर्टिकल्स थे वो लागू कर दिए गए थे उस दिन से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक 15 नंबर जो है 15 आर्टिकल्स उस दिन लागू किए गए थे, ये याद रखना है। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी जो कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सारे के सारे जो संविधान है पूरी तरीके से लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, बट उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी और उसी दिन संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। सो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश आज़ाद होने के बाद यानी संविधान लागू होने के बाद उन्हें किस दिन बनाया गया था, तो वो 2 दिन पहले, ठीक है। 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो मैंने बताया था आपको कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही संविधान सभा बनी थी, जिसका कार्य क्या था, आज़ाद देश के लिए संविधान बनाना, ठीक है। सो कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव दिया था कि एक संविधान सभा को बनाया जाए। सो कैबिनेट मिशन में कौन कौन उस टाइम पे सदस्य थे ये याद रखने, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ये क्रिप्स से आप याद रख सकते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। A.B. अलेक्जेंडर थे। तो अलेक्जेंडर, लॉरेंस एंड क्रिप्स, ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट हैं। ये वनडे एग्जाम में भी और थोड़े ऊपर लेवल के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तीनों आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन के जो 1945 में बना था उसके मेंबर्स थे, उसके सदस्य थे और इन्हीं के कहने पे संविधान सभा बनाई गई थी जिसका कार्य देश के लिए संविधान बनाना था, ठीक है। इसके अलावा मैं और आपको बता दूं 26 जुलाई 1947 को हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी।
क्योंकि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनना था, तो संविधान बनाने के लिए एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए थी। तो 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने क्या करा कि पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनाने की घोषणा की। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मैं बताती हूँ। कैबिनेट मिशन जो ये था 1945 में था के प्रस्ताव पर एक अंतरिम मंत्रिमंडल चुना गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल चुना क्यों गया था वो बताती हूँ आपको। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ था 1950 में जाकर। 1945 से क्या करा गया था, 1945 से लेकर 1950 तक ब्रिटिश सारी की सारा भारत के जो मंत्री हैं उन्हें सौंप रहे थे सारा कार्यभार। तो अब क्या था, इतना टाइम जब तक कि हमारा संविधान नहीं बना है, संविधान बनने में टाइम लगेगा, तब तक हमारे देश पे राज करने के लिए कोई तो मंत्रिमंडल होना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन ने क्या करा था, इतने टाइम के लिए कुछ मंत्रियों को ये सारे कार्यभार सौंप दिए थे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट जो ज़्यादा पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूंगी, आप सारों को पढ़िएगा। सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू जो थे मंत्री, उन्हें कौन कौन से विभाग सौंपे गए थे। उन्हें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के लिए चुना गया था। विदेशी मामले एंड राष्ट्रमंडल पूछा गया एग्जाम में, आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के जो विभाग के मंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके अलावा गृह सूचना तथा प्रसारण जो विभाग था, प्रसारण विभाग था, उसके जो मंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल जी को चुना गया था। रक्षा जो विभाग था उसके लिए बलदेव सिंह को चुना गया था। उद्योग तथा आपूर्ति के लिए जान मथाई को चुना गया था। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग के लिए सी राजगोपालाचारी को चुना गया था। कार्य खनन एवं बंदरगाह के लिए CH बाबा को चुना गया था। खाद्य एवं कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है ये, राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। रेलवे के लिए आसिफ अली, इम्पोर्टेंट पूछा गया एग्जाम में। श्रम विभाग के लिए जगजीवन राम जी को, तो ये भी पूछा गया एग्जाम में। मोस्टली इनमें सब पूछे गए हैं। जो मेरी याद में CH बाबा जी शायद मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन उसके अलावा सारे के सारे जो हैं पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। एक बार आप 4-5 बार इन्हें पढ़ेंगे, जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, तो पहले तो सारे थे ना, मुस्लिम लीग वाले भी थे और ये वाले और भी सदस्य थे। तो मुस्लिम लीग के सदस्य जो उस टाइम पे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। वित्त विभाग के लिए लियाकत अली खां को चुना गया था, इंपॉर्टेंट पूछा गया है। वाणिज्य के लिए आई चुंदरीगर को। संचार विभाग के लिए अब्दुल रब नस्तर को। विधि विभाग के लिए जोगेंद्र नाथ मंडल को। एंड स्वास्थ्य विभाग के लिए गजानतर अली खां को। इसमें जो 10th नंबर का है मोस्ट इम्पोर्टेंट, लियाकत अली खां वित्त विभाग के लिए चुने गए हैं। ये जरूर याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आज की जो टॉपिक था हमारा संविधान सभा, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हमने इन दोनों वीडियो में कंप्लीट किए हैं, वीडियो नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 4 जो ये थी आज वाली। पहले इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए, शॉर्ट फॉर्म में इनके नोट्स बनाइए। फिर आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, भले ही वो आप RRB NTPC है, ग्रुप D है, या दिल्ली पुलिस का दे रहे हैं, या UP पुलिस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें भी GK GS में आपका पॉलिटी या राज व्यवस्था सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन संविधान सभा से है वहाँ से करिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो मुझे आकर एक बार ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैंने सारे फैक्ट्स यहाँ पे कवर किए हैं। एंड कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप जब एग्जाम्स में जब पेपर देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिला होगा। ठीक है, उसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ये जो सीरीज़ है, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा मुझे पूरा आपका करंट अफेयर GK GS कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से काफ़ी पहले हम आपका सिलेबस करा दें, क्योंकि उसके बाद आप रिवीजन एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, बिकॉज आपका जो ये NTPC RRB का, इसमें भी 40 क्वेश्चन हैं आपके GK GS एंड करंट अफेयर से। अगर आप SSC दिल्ली कांस्टेबल दे रहे हैं तो उसमें 50 क्वेश्चन हैं आपके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग्स वो भी आप साथ साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। एंड आपको कोई भी क्वेरी आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे एंड इसके अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी वीडियोस आपको मिलती रहें, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उससे ज़रूर प्रेस किया कीजिए, जिससे कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।